नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कोरोना के जो काल है उसके लॉकडाउन से निकलकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को अनलॉक कर लिया है और अनलॉक करते ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोज तिवारी को हिट विकेट कर दिया है। इस राजनीतिक गहमा गहमी पर चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले बात सत्य हिंदी की। सत्य हिंदी से आपकी दोस्ती, आपका स्नेह, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार बना हुआ है और उस वजह से हम लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस प्यार को, इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करें ताकि सच का जो रिश्ता है वो और मजबूत होता जाए। बात भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काफी दिनों बाद एक बड़ा फैसला किया है, राजनीतिक फैसला, और उन्होंने 3 प्रदेशों के अपने अध्यक्षों को बदल दिया है, जिसमें दिल्ली, छत्तीसगढ़ और मणिपुर शामिल हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी वहां के उपाध्यक्ष को हटा दिया गया है। ये बड़ा फैसला है खासतौर से दिल्ली में, जहां भोजपुरी फिल्मों के हीरो, सुपरस्टार, सिंगर और पार्टी के सांसद, 2 बार सांसद रहे मनोज तिवारी को दिल्ली के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह आदेश गुप्ता, जो नॉर्थ दिल्ली के मेयर भी रह चुके हैं, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद इस साल मनोज तिवारी को हटाने की चर्चा काफी समय से चल रही थी, लेकिन उसके बाद कोई बदलाव नहीं हुआ और ये बदलाव उसके बाद अचानक कोरोना का क्राइसिस आ गया देश भर में, तो शायद उस दौरान भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व उस काम में लगा रहा और अनलॉक 1 होने के बाद दूसरे दिन ही ये बड़ा फैसला किया गया है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल रहे के.जी. सुरेश साहब, जो मेरे मित्र भी हैं और भारतीय जनता पार्टी और संघ को बेहतरीन तरीके से बहुत करीब से जानते हैं। सुरेश साहब, आपका बहुत स्वागत है सत्य हिंदी पर। ये बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष को लेकर, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? मनोज तिवारी को हटाना, आदेश गुप्ता को लाना, जिन्हें माना जाता है कि वो संघ के प्रिय लोगों में से। देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अलग अलग प्रयोग करती रही है। अगर आप शुरुआती दौर से देखेंगे तो काफी कुछ तो वो डेमोग्राफी आधारित उसका रहा है। पहले पंजाबी लीडरशिप इसकी रही है और जो माइग्रेंट पॉपुलेशन, अगर आपको पता होगा कि दिल्ली जनसंघ का एक गढ़ माना जाता था और बेसिकली इसलिए क्योंकि एक जो पाकिस्तान से जो पलायन करके जो पंजाब से जो आबादी आई, उसके चलते फिर एक ट्रेडिशनल वोट बैंक जो ब्राह्मण बनिया कम्युनिटी बीजेपी के साथ रही है, एक सवर्ण बीजेपी के साथ रहे हैं, इसके चलते पहले आपने देखा मदन लाल खुराना जैसे नेता रहे। इसके बाद उन्होंने स्थानीय जो जैसे जाट गुजर, यानी कि आउटर दिल्ली, बाहरी दिल्ली, इस पर केंद्रित किया और आपने देखा कि साहिब सिंह वर्मा जैसे नेता है। जो उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है, जो वैश्य समुदाय, उनमें से भी अगर आपने देखेंगे विजय गोयल, विजेंद्र गुप्ता, इस तरह के उन्होंने प्रयोग किए। और उसके बाद ये महसूस हुआ, विशेषकर अगर आप देखेंगे जब सुषमा जी को भी सामने रखा गया मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ समय के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से उस वक्त भी वो चुनाव नहीं जीत पाए और वो भी एक ब्राह्मण वोट को और मद्देनजर भी उसको कहा जा सकता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि दिल्ली पढ़े लिखे लोगों की शहर है और यहाँ जो है और एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ, वही एंटी करप्शन मूवमेंट जिसमें से केजरीवाल भी निकल कर आए, उसी एंटी करप्शन अन्ना मूवमेंट के एक अंग रही जो किरण बेदी जी जो हैं, जो क्रेन बेदी के नाम से मशहूर हो गई थी। मिडिल क्लास हीरोइन थी वो, एक मिडिल क्लास आइकन थी वो, और मिडिल क्लास को रिझाने के लिए और सरकारी एम्प्लॉइज और ईमानदारी का उनकी एक छवि रही है, उसके चलते किरण बेदी जी को जो है मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया। और फिर शायद ये एहसास हुआ कि शायद दिल्ली का डेमोग्राफिक प्रोफाइल अब बदल गया है और बड़े तादाद पर पूर्वइये
यानी कि पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर की आबादी बहुत बड़े तादाद में आज दिल्ली में है, उनकी बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो मनोज तिवारी जो एक लोकप्रिय कलाकार हैं भोजपुरी के, वो पार्टी में आए। उनका जबकि दिल्ली बेस कभी था नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो दिल्ली में पार्टी के अध्यक्ष बने। लेकिन पिछले चुनाव में हमने देखा कि सिर्फ उनके आधार पर ही नहीं, स्वयं गृह मंत्री खुद जो है अपने प्रेस्टीज को दांव पर रख के उन्होंने खुद जो है इसको अपना चुनाव बनाया था। अगर आपको जहां तक याद है, उन्होंने सीए पर लेकर बहुत सारे उन्होंने सभाएं की थी, लेकिन वो क्योंकि सीए केंद्रित हो गया तो शायद जितना उम्मीद किया गया था उतना उनको फल नहीं मिला। रैदर सरकार हटाने की जगह बहुमत से ही जो है आम आदमी पार्टी की सरकार आई और 70 में से 62 सीट लेके आई। तो शायद वो एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। और तो मैं यही कह रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट करती रही है बीजेपी, और ये एक नया फिर से वापस अपने कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाने की, यानी कि मैं आदेश जी को मात्र एक जातिगत नजर से नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन एक तो वो हुआ कि आप अपने कोर वोट बैंक जो है, जिसको भी वो खो चुकी है, और अब देखेंगे आप एमएसएमईज के लिए, ट्रेडर्स के लिए जो सुविधाएं बजट में भी दिया गया है, उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी दिया गया है, इस तरीके से उनको वापस अपनी तरफ आकर्षित करने का बजट में भी, और अभी जो 20 लाख करोड़ का जो प्लान है इसमें भी बिजनेस कम्युनिटी को अपनी तरफ लाने का, बहुत सारे जीएसटी को लेकर जो नाराजगी थी या डिमोनेटाइजेशन को लेकर जो नाराजगी थी उसको दूर करने का प्रयास किया है। तो शायद उसके तहत एक ये कारण है। और दूसरा, अभी इमीडिएटली दिल्ली में कोई चुनाव नहीं आ रहा है, तो शायद पार्टी को यह भी लगा होगा कि अगले 4 वर्ष समय है जब वो संगठन को फिर से जो है दुरुस्त कर सके। तो इस वक्त वो किसी लोकप्रिय नेता के लिए नहीं देख रहे हैं कि इस वक्त कोई लोकप्रिय नेता आए और चुनाव जिताए। तो इस वक्त एक संगठन का व्यक्ति आए जो संगठन को मजबूत करे, जो कमियां रही है उसको हटा पाए, और उसको पूरी तरीके से, इसलिए उनको एक संगठन का व्यक्ति चाहिए था, और आदेश जी में वो गुण भी उनको जो है दिखा है। तो मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है जिसके तहत ये फैसला लिया गया था। और मनोज तिवारी जी ने तो खुद ही इस्तीफा दे दिया था, और उनका तो किसी भी समय उनका बदलना तो तय ही था। ये तो हम इंतजार कर रहे थे कि लॉकडाउन के चलते कई फैसले स्थगित कर दिए गए थे, तो ये भी जो है डिले हो गया था, वरना ये तो बहुत पहले हो जाता। लेकिन जब आप कहते हैं कि गृह मंत्री जी इलेक्शन को देख रहे थे, तो क्या ये माना जाए कि मनोज तिवारी को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए चुनाव में हार का? दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि आदेश गुप्ता संगठन के व्यक्ति हैं, तो क्या मनोज तिवारी ने संगठन पर ध्यान नहीं दिया, ये माना जाए? तीसरी बात, जो डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर और एक्सपेरिमेंट जो लगातार करते रही पिछले 20 साल में, 30 साल में, सुषमा स्वराज के बाद से भारतीय जनता पार्टी उसमें फेल रही है, और इसकी जिम्मेदारी तो जो आला कमान होता है उस पर हो। एक्सपेरिमेंट तो आप कर रहे हैं जी नहीं, बिल्कुल, लेकिन देखिए लीडर जो स्टेट में होता है वो पार्टी को कैसे, काडर को गैल्वनाइज करता है, काडर को मोबिलाइज कैसे करता है, वो क्या सबको लेके अपने साथ चल पाता है या नहीं, इसको लेकर मनोज तिवारी पर सवाल हमेशा उठते रहे हैं। भले आपको एक प्रतीक के रूप में रखा गया था कि आप पूर्वांचल और जो वहां के जो आबादी है उसको आप प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन संगठन में तो आपको सबको साथ लेके चलना है, और आपको जो है चाहे जो भी उसके कोर वोटर्स रहे हैं बीजेपी की, उनको साथ लेके चलना है। और कहीं ना कहीं उसमें भी विफलता देखी गई। सीएए का तो है ही, ये तो ओवरऑल दिल्ली में जो है एक सीएए को लेकर, क्योंकि मुझे लगा कि ये मात्र सीएए का नहीं था, सीएए का देखिए शाहीन बाग को लेकर दूसरे क्षेत्रों में काफी रोष भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ सीएए के जगह आप विकास के मुद्दों को और अन्य मुद्दों को भी अगर आप महत्व देते, तो मुझे लगा कि सिर्फ सीएए केंद्रित कर दिया जो पूरे अभियान को, चुनाव अभियान को, इसका जो है उनको नुकसान का जो है उनको उठाना पड़ा है। एक चीज और है कि भारतीय जनता पार्टी अभी कहती रही है, खासतौर से संघ भी इस बात को लेकर करता रहा कि सामाजिक समरसता की बात,
दलित, ओबीसी जो दूसरे हैं, और जो बीजेपी का कोर वोटर था, बीजेपी ने उससे अलग काम किया, खासतौर से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे अमित शाह जी उस दौरान। तो फिर से कोर वोटर के पास आना ये घर वापसी जैसा है। क्या उनको जो नए वोटर है उस पर भरोसा नहीं है? और दूसरी बात, जब आपने कहा कि अभी 4 साल हैं, तो क्या ये आप संकेत दे रहे हैं कि जब चुनाव होंगे तो फिर कोई नई लीडरशिप होगी? नहीं, मैं लीडरशिप, देखिए हमेशा जरूरी नहीं है कि पार्टी का अध्यक्ष ही हमेशा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बने। और कई राज्यों में तो आपने देखा है बीजेपी जो है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार जो है घोषणा भी नहीं करती है। वो सामूहिक नेतृत्व की बात करती है और वहां वो कहती है कि चुनाव के बाद हम तय करेंगे। बहुत कम प्रदेश ऐसे हैं जहां अब जैसे हरियाणा में जो है मुख्यमंत्री का जो है नाम नहीं घोषित किया गया था। आप इसी तरीके से जो है कई और प्रदेशों में देखेंगे जहां मुख्यमंत्री का नाम नहीं घोषित किया था। ये पहले एक परंपरा रही थी, लेकिन अब जो है ज्यादातर प्रांतों में ये नहीं तय किया जाता है। तो मुख्यमंत्री एक अलग उम्मीदवार, कहीं ये कोई नई बात नहीं है कि अध्यक्ष जो है पार्टी का, जो राज्य का इकाई का अध्यक्ष है वही मुख्यमंत्री बने, ये जरूरी नहीं है। नहीं, लेकिन क्या उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, आप ऐसा समझते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको संघ का आशीर्वाद है आदेश गुप्ता जी को, और कुछ ने कहा कि एक पार्षद है। बिल्कुल। और देखिए कुछ संगठन में जो कुछ कमियां रही है पिछले कई वर्षों से, सिर्फ मनोज तिवारी जी के कार्यकाल में ही नहीं, पहले से ही एक चिंता इसको लेकर रही है कि अब इसमें प्रॉपर्टी डीलर और उस टाइप के जो कोर काडर जो है वो कहीं ना कहीं हाशिए पे चली गई है। और ऐसे लोग आ गए हैं जो सिर्फ पार्टी के कामयाबी को देकर जो है वो आए हैं। जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको हाशिए पर कर दिया गया है, आज उनको महत्व नहीं मिल रहा है। काडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी, तो काडर को वो महत्व नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके के आरोप लगे हैं। तो शायद एक संगठन के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने के पीछे यही एक कारण है कि वो इन शिकायतों को, इन कमियों को दूर करें, क्योंकि अभी समय है। अगला चाहे वो विधानसभा का चुनाव का हो या लोकसभा का हो, तो समय के चलते जो है अभी से ही अगर परिवर्तन किया तो आपको जो है एन वक्त पर पूरी चुनावी मशीनरी आपकी तैयार मिलेगी। बूथ लेवल पर जो जोर हमेशा पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए भी अमित शाह, जो जिनको एक इलेक्शन मशीन माना जाता है, इलेक्शन विनिंग मशीन, तो वो जो है चुनाव पे चुनाव जीतते रहे हैं, तो वो बूथ लेवल पर जो उन्होंने महत्व दिया है, तो कहीं ना कहीं वहां मोबिलाइज कर। वो बात दिल्ली में जीरो पर रहना, एक तरह से 8 सीटें भी जीरो जैसी होती हैं और 3 सीटें भी, उसके बाद भी आप मशीन नहीं कहते हैं। जब वहां जहां भी जिन राज्यों में वो जीतते हैं तो आप उन्हें चाणक्य कहने लगते हैं, जब हार जाते हैं तो फिर मनोज तिवारी के ऊपर सिर पर डालते हैं बेचारे को। हाँ, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए चुनाव में हम ये कोई माने कि, देखिए कहने वाली बात है कि ये तो हमेशा रहा है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं, कठिन चुनाव अगर आप जीतते हैं, तो उसी को जो है श्रेय आपको मिलता है। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि अमित शाह के साथ, आप याद रखे होंगे कि अरुण जेटली जी, वो चाहे वो बिहार के मामले में हो, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उनको, या हिमाचल का जब चुनाव जीते गए थे तब वो कहा था कि वो भाई वो तो चाणक्य है, वो नहीं, तो लेकिन वो खुद अपनी चुनाव नहीं बचा सके अमृतसर में। तो ये मुझे लगता है कि देखिए ये तो चुनाव लोकतंत्र में जीतना हारना तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई वो तो चुनाव लोकतंत्र का, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई जो है हर चुनाव को जो है वो जीती लेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, हम ओवरऑल जब देखेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इवन विरोधी इस बात को मानते हैं कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव लड़ने का एक शैली अलग है। बहुत आक्रामक तरीके से फील्ड पे खुद उतरकर, डोर टू डोर खुद कर वो अपना एक एग्रेसिव तरीके से वो कैंपेन करते हैं, कारपेट बॉम्बिंग करते हैं, और उनका एक चुनाव की शैली अलग है, बूथ लेवल पर जोर देते हैं। तो हमने देखा उत्तर प्रदेश जैसे कठिन परिस्थितियों में उन्होंने किस तरीके से उन्होंने संभाला। और इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके चुनावी क्षमता के बारे में तो कोई, लेकिन हाँ देखिए सिर्फ आपकी क्षमता से नहीं चलता है, कई बार आपकी परिस्थिति और सामने वाले की ताकत भी, ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। हम सामने वाले को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आज आपको ये मानना पड़ेगा कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, आज आम आदमी पार्टी ने भी अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल और वो अन्ना आंदोलन से लेकर जो यात्रा है
उसमें अपने आप को काफी मजबूत भी किया है, अपना एक वोट बैंक भी तैयार किया है जो बहुत मजबूती से उसके साथ खड़ी हुई है। तो उस बात को भी मानना तो पड़ेगा ही, वरना उसको अंडर एस्टिमेट करना मुझे लगता है कि बेवकूफी होगी। आखिरी सवाल सर, ये नए अध्यक्ष जो हमारे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के, उनका ये पहला बड़ा फैसला है। 2 दिन पहले टेलीविजन का एक इंटरव्यू था जिसमें अमित शाह जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ अब भी कुछ लोग मुझे अध्यक्ष जी कहकर बुलाते हैं। तो अभी नए अध्यक्ष आए हैं या नहीं आए हैं, ये फैसला नए अध्यक्ष का, जेपी नड्डा साहब का आप मानते हैं, या अभी परंपरागत जो अध्यक्ष अभी तक पार्टी? देखिए विजय जी, जब कोई बड़ा नेता रहता है किसी भी पार्टी में, मुझे लगता है कि उनका एक प्रभाव तो रहता ही है। क्या पंडित नेहरू के रहते हुए, क्या कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष रहे हो उस समय, या श्रीमती इंदिरा गांधी के रहते हुए कोई भी अध्यक्ष रहे हो, उनका प्रभाव तो रहेगा ही। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि क्या जब अटल जी और अडवाणी जी थे तो कितने अध्यक्षों को आपने कवर किया है। आपको भी याद होगा, जना कृष्णमूर्ति से लेकर हमने देखा है कि बंगारू लक्ष्मण, तो हमने उनको भी देखा है। तो क्या उस वक्त क्या जो बड़े शीर्ष में जो नेता थे उनका प्रभाव नहीं होता था? तो ये तो स्वाभाविक है। तो अगर मोदी जी और अमित शाह के दोनों का अगर प्रभाव होता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि संगठन के व्यक्ति हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पृष्ठभूमि से आते हैं, संघ के साथ बहुत करीबी रिश्ता है नड्डा जी का। नड्डा जी की अपनी एक पहचान भी है, उन्होंने अपने स्तर पर भी उन्होंने काम किया है। तो मुझे लगता है कि हाँ, जरूर महत्वपूर्ण फैसलों पर जरूर वो बड़े जो 2 गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं के सलाह जरूर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हर फैसले में वो कोई कम से कम रिमोट कंट्रोल से चलने वाले उस टाइप के लीडर नहीं है। ये कम से कम परंपरा वहां रही नहीं है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी उम्मीद करेंगे कि जेपी नड्डा साहब को हम लोग जानते हैं, संगठन के लोगों में से हैं और वो संगठन को नई दिशा, नया चेहरा देंगे। ऐसी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ठीक से बात समझाने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आप सब लोग भी हमारे साथ, अच्छा लगा मुझे। कोरोना का संकट चल रहा है तो आप अपना ध्यान रखिए, उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। खुश रहिए, खुश रखिए। शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।